रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और फॉर्म को भरते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो 2024 में बच्चों ने की और वो एग्जाम तक नहीं दे पाए, और कुछ ऐसी गलतियां जो एग्जाम देने के बाद भी अब उनके मन में ये है कि कहीं ऐसी हमसे दिक्कत ना हो जाए जो हमने छोटी मोटी गलतियां फॉर्म को भरते समय की थी। आज आपके साथ में सभी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, ग्रुप डी की तैयारी या रेलवे की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं 2018 के अंदर एएलपी के पद पर चयन हुआ था। फिलहाल मैं सीनियर एएलपी के पद पर पुणे डिवीजन से वर्क कर रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो आपको तैयार कर लेना है फॉर्म को भरने से पहले आपके पास में ये होना चाहिए, जिसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं एज का या फिर कट ऑफ का और फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के अंदर हैं, तो आपको ये सेंट्रल लेवल का फॉर्म बनवाना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों ने पिछली बार ऐसा हुआ था कि स्टेट का बनवा दिया था और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब हुआ तो उनका चल गया, पर अब की बार स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाएगी तो आपके पास में सेंट्रल लेवल का होना जरूरी है और इसका 20 फरवरी से पहले बना होना जरूरी है, क्योंकि 20 फरवरी आपकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी। और अगर आप सोचे कि अभी सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का डाल देता हूं, उसके बाद सेंट्रल लेवल का बनवा के डीवी में पेश कर दूंगा, तो भाई साहब आपके साथ में दिक्कत हो सकती है फाइनल सिलेक्शन और डीवी के दौरान। वहीं आपको किस किस ईयर का बनवा कर रख लेना है, एक इस ईयर का, मतलब जिस सेशन में आप अभी फॉर्म भरने वाले हैं वो, और जब आपका बीच का एग्जाम चल रहा होगा वो, और जब आप डीवी के समय में एग्जाम देने जाएंगे उस सेशन का, इन तीनों का आपके पास में वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। हाँ, एससी एसटी वालों को इसमें छूट मिल जाती, क्योंकि उनका जो कैटेगरी है वो पहले भी वैसा ही था और आगे भी वैसे ही रहने वाला है, वो परमानेंटली एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर ओबीसी एनसीएल का अगर आप फॉर्म भरेंगे, नॉन क्रीमी लेयर का आप फॉर्म भरेंगे, तो आपका जो ये वेरिएशन होता रहता है, किसी साल अगर आप एनसीएल से सीएल में आ जाते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट मांगती है कि आप जो भी सेशन में रहे हैं तब से लेके अब तक फाइनली डीवी तक आपके पास में वो सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को खासकर। और इसको कोशिश कीजिए कि आपके पास में ये 1 साल से पुराना ना हो। अगर 1 साल से पुराना हो गया है तो इसको नया बनवाकर ही अपलोड करना है। 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म को भरने का, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी बनवा लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 10th की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड या आपके माँ बाप का नाम जिसमें मैच बराबर नहीं खा रहा है, तो आपको अगर 10th की मार्कशीट में दिक्कत है तो उसको इंप्रूव करा लेना चाहिए। वहीं आपको साथ में चाहिए आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी। जिन्होंने सीबीएसई से किया है तो उसका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, पर जिन्होंने अदर स्टेट से किया हुआ है दोनों का किसी किसी के अंदर कंबाइन भी आता है, तो वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स में केवल, तो उसको भी अगर आप डालेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर जिनका अलग अलग है, दोनों का रिक्वायर्ड है और आपको डीवी में वो दोनों ही पेश करने होंगे। तीसरा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड। जैसा कि नाम है आधार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर आधार में अपडेशन नहीं है तो उसको अपडेट करा के रख लीजिए। आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अगर सही नहीं है तो उसको सही करवा लीजिए। 7-8 दिन के अंदर वो सही होके आ जाएगा और उसका बिल्कुल सही प्रूफ आपको देना है और जब भी फॉर्म भरवाया जाएगा उसके अंदर अपलोड भी करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं सिग्नेचर और फोटो, जिसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो सिग्नेचर का आपको खासकर ध्यान देना है। आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, आपको थंब इंप्रेशन नहीं डालना है, आपका जो रनिंग हैंड सिग्नेचर है वही करना है जो आप अक्सर करते आ रहे हैं। ये आपकी सीबीटी में भी, आपके डीवी में भी, आपकी ज्वाइनिंग के समय भी यही सिग्नेचर मांगा जाएगा। कोई भूल चूक करके या कोई नया बनाइएगा जिससे फिर आपको मैच नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, फोरेंसिक जांच होगी और बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। ये 7-8 कारण रहते हैं आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के सिग्नेचर की वजह से। इनको आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। आपको ध्यान देना है कि किस पिक्सल के अंदर, कितने पीएनजी जेपीजी के अंदर उसको अपलोड करना है और सही फॉर्मेट में होना चाहिए, धुंधला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखे और आपका जो रनिंग हैंड है उसमें ही हो। बात कर लूं फोटो की, तो अब की बार आपको फोटो अपलोड नहीं करना है। 2025 से ये अपडेट आया है कि आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको अपना सुंदर सा चेहरा दाढ़ी वाड़ी बनाकर बैठना है। चश्मा, गोगल्स नहीं लगाना। अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं नॉर्मली जो आप यूज करते हैं विजन के लिए, उसको आप लगा सकते हैं, पर गोगल्स या कोई ब्लैक चश्मा या फिर बाल आपके चेहरे के ऊपर होना या फिर कोई स्कार्फ वगैरह या टोपी, ये चीज अवॉइड कीजिए, ठंड लगेगी। पर आपको अपना फोटो बिल्कुल प्रॉपर देना है जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन फॉर्म का ना हो पाए। और हाँ, सिग्नेचर आपको नोटिफिकेशन में वैसे तो प्रॉपर मिलता है कि आपको ब्लैक पेन से ही करना है और ब्लैक इंक से ही होना चाहिए। कई बार रिजेक्शन हो जाता है कि अगर आपने ब्लैक पेन उन्होंने बोला है और आपने उससे नहीं किया
तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण बनता है। पर अब की बार इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको इंक को मांगा गया है सिग्नेचर के लिए। ब्लैक अगर बोला है तो ब्लैक का ही यूज करिएगा। वहीं फोटो खिंचवाते समय कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो शर्ट है ये किसी भी कलर की हो, डार्क कलर की हो, बस व्हाइट ना हो। बैकग्राउंड भी व्हाइट रहेगा, ये भी व्हाइट रहेगी तो दिक्कत आएगी। अगर बैकग्राउंड व्हाइट है तो कोशिश कीजिए कि ये शर्ट आपकी ब्लैक ना हो, अदरवाइज वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में कंसीडर होगा और उसको रिजेक्ट होने की संभावनाएं रहती है। ये सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्कशन से नहीं बता रहा हूँ। ये जो पहले जो फॉर्म भरे गए बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए उसका रीजन ये सभी रहे। अब आपको मैं कुछ ऐसे नोट्स बताता हूँ जो आपको ध्यान देने हैं फॉर्म भरवाते समय। अगर आपने इन पे ध्यान दे लिया तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाएगा और सिलेक्शन तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें सबसे पहला कारण रहता है, जो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर फॉर्म भरवाते समय हमने अपना फॉर्म कैफे से भरवाया था, उस भाई ने ईमेल आईडी और जो फोन नंबर है वो अपना डाल दिया, जबकि हमने बताया था कि भाई ये डालना है। उसके पास होता क्या है, ग्रुप डी के बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, वो जल्दी में क्या करता है, अपने ही फोन नंबर, अपनी ही ईमेल आईडी जो डिफॉल्ट सेट होती है उसकी नंबर, उसको डाल देता है। क्योंकि आप उसको पैसे देके चले जाते हो और फॉर्म डॉक्यूमेंट देके चले जाते हो, वो अपने आप भर देगा, भाई रात को भरूंगा, दिन में भरूंगा। आप जब भी ऐसा करें तो अपना फॉर्म जब उसको बोलिए भाई जब समय हो तब भर दे, जिस डेट में कहेगा उस डेट में आऊंगा, पर मैं बैठूंगा और मेरा फॉर्म मेरे सामने भर, मेरी ही ईमेल आईडी और मेरा ही फोन नंबर आपको देना है। क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, प्रोविजनली एक्सेप्ट होगा, उसके बारे में भी मेल और फोन नंबर पे पता चलेगा। आपका जब सीबीटी 1 का एग्जाम डेट आएंगी वो भी आपको वहां पता चलेगी। आपका जब रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का उसका पता चलेगा। जब मेडिकल के लिए कॉल आएगी, ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगी, और फाइनली ज्वाइनिंग के समय जब एक ओटीपी आता है, आपका एचआरएमएस आईडी जब बनती है, वो भी ओटीपी उसी नंबर पे आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये गलतियां भी एएलपी में जो सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे उन्होंने की हैं, तो वो चीजों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगर आपने एक साथ 2 डिग्री की हुई है, 2 डिग्री सेम सेशन में की है, दोनों ही रेगुलर थी, हो जाती है, अब शायद ना होती हो, पर आप अवॉइड कीजिएगा और अपने भी आने वाले भाइयों को, दोस्तों को, बेटों को इस चीज के लिए अवेयर कीजिए कि भाई 2 सेशन जो कि रेगुलर में अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वो अमान्य रहेंगी, वैसा ना करें। अगर आपने ऐसा किया है तो दूसरी डिग्री इसमें नहीं दिखानी है आपको, और उस दूसरी डिग्री से आपको फॉर्म भी नहीं भरना है, उसको आप इनवैलिड मान के चलिए। और साथ के साथ आपने आईटीआई वगैरह केस्ट में एडमिशन लिया हुआ है तो एक ही डिग्री से आप फॉर्म भरिएगा, दूसरी का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। पर अगर आपने एक डिग्री रेगुलर से की है और एक डिग्री डिस्टेंस मतलब नॉन रेगुलर रही, और वो दोनों अगर सेम सेशन में है तो भी आप उनको शो कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो, जहां पर भी वो एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। फॉर्म भरने के बाद कई बच्चे क्या होते हैं, अपना आईडी और पासवर्ड ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे जनरेट किया था, क्या है मेरा सीबीटी 1 का एग्जाम कहाँ आया, वो कैसे पता चलेगा। तो ये आईडी और पासवर्ड कहीं पर लिख के रख लीजिए। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका पूरा प्रिंट आउट आपको लेना है और वो कहीं पर जचा कर रख देना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जब आपका एग्जाम हो या जब मांगा जाए डीवी के अंदर, तो आप उसको पेश कर सको। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल से आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरते समय आप उसको बताएं भी ये कि भाई मैं एनसीएल से हूँ, एनसीएल वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना। वो भर देता है एनसीएल वाला, पर उसमें कहीं लिखा होता है कि आप उस एनसीएल का फायदा, बेनिफिट उठाना चाहते हैं। वो जल्दी में फॉर्म में जो कैफे वाला है वो नो कर देता है। नो कर देता है तो फिर आपका उस पर कोई भी रुझान चेंज नहीं हो सकता है। वो सोचते हैं कि आपको ओबीसी एनसीएल का फायदा नहीं उठाना है, फॉर्म में आपने नो किया है तो आपको जनरल यूआर कैटेगरी में माना जाएगा, चाहे आप कितने भी कागज उसमें लगा दीजिएगा, फिर वो कंसिडर नहीं होगा। ऐसा एक बच्चे के साथ में हुआ, तो इस चीजों का ध्यान रखिए फॉर्म भरते समय। और जब फाइनल फॉर्म सबमिट पे क्लिक कर रहे हो तो उससे पहले अपना जो प्रिंट प्रीव्यू है उसको देख लीजिए। अगर कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको चेंज करवा लीजिएगा, एक बार आपको देखना जरूरी है फाइनल सबमिट करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 2 चीजें हैं, जोन का सिलेक्शन। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर नोटिफिकेशन से कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी पता चल जाएगी, तब मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अपनी बेस्ट जोन की कौन कौन सी रह सकती हैं वो आपको बताऊंगा, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे उससे आप भर सकते हो। पर जोन का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई कई जगह ऐसा भी हुआ है कि आपने अच्छे नंबर लिए पर सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं पर कुछ बच्चों के इतने नंबर कम आए पर वहां पे उनका सिलेक्शन हो गया। अब की बार 2024 में ऐसा ही हुआ। जम्मू वाले जोन में आप देखेंगे तो बच्चों का सिलेक्शन कम नंबर पे भी हुआ, पर कहीं कहीं पर बच्चों के 80-85 नंबर भी रहे, वहां पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देने की, पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है फॉर्म भरते समय, उसको किसको देना। अगर आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, उनके लिए मैंने प्रॉपर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, 3-4 वीडियो बना दिए, आप जाके देख लीजिए किसका क्या काम है। वो यहाँ पर भी शो हो रही होगी आपको देख सकते हो कि अगर ये पोस्ट कैसी, इसका काम कैसा है। ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे पास, आप जाके उसको वॉच कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई
क्या क्या फायदा है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण या अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको फायदा महसूस हो रहा है, तो एक प्यारा सा लाइक और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भरने वाला है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगी तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। राम राम।